हेलो दोस्तों। इको मैट्रिक्स में मैं कुरैशी सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इको मैट्रिक्स का जो इको मैट्रिक्स में आपको सिखाया जाएगा एवरीथिंग बता चुके हैं। सो आप पहली वीडियो ध्यान से देखिए, हमारा टाइटल है। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय और उसकी व्याख्या है। दोस्तों, परिचय तो आपको पता ही है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र हमारे आर्थिक व्यवहार, जो मनुष्य आर्थिक व्यवहार करता है उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र है। पर अर्थशास्त्र के अलग अलग व्याख्या अलग अलग अर्थतज्ञों ने अपने अपने समय में दी है। दोस्तों, एक बार हम कभी ध्यान दें तो देखिए, मैंने दिया है इधर अर्थशास्त्र की व्याख्या। ये अर्थशास्त्र की व्याख्या दी हुई है फ्रेंड्स। तो अर्थशास्त्र की 5 तरह की व्याख्या है। पहली है धन संबंधित व्याख्या, दूसरी है कल्याण संबंधित व्याख्या, और तीसरी है समीपता व दुर्लभता संबंधित व्याख्या, चौथी है विकास केंद्रित परिभाषा, और पांचवी है आवश्यकता निहित संबंधित व्याख्या। हम ये सभी व्याख्या बैक टू बैक देखेंगे, पर पहले समझ लीजिए। जो धन संबंधित व्याख्या है उसका मुख्य केंद्र बिंदु है एडम स्मिथ, जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत की थी। दूसरा है कल्याण संबंधित व्याख्या, डॉक्टर मार्शल ने प्रस्तुत की थी। तीसरा सीमितता या दुर्लभता संबंधित व्याख्या रॉबिन्स ने प्रस्तुत की थी। उसके बाद विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने प्रस्तुत की थी, और आवश्यकता निहित संबंधित व्याख्या प्रोफेसर मेहता ने प्रस्तुत की थी। यह आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। फ्रेंड्स, देखिए, आपको आ सकता है सही विकल्प चुने। तो देखिए, सेक्शन ए में लिखा हुआ है एक धन प्रधान व्याख्या, दूसरी है कल्याण संबंधित अर्थशास्त्र की व्याख्या, तीसरा है दुर्लभता संबंधित अर्थशास्त्र की व्याख्या, चौथा है विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की व्याख्या, और पांचवा है आवश्यकता निहित अर्थशास्त्र की व्याख्या। और सेक्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड्स, कुछ अर्थतज्ञ के नाम है। हमें ये जोड़ लगाना है। जैसे धन संबंधित व्याख्या एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की, तो बी पर 1 कहाँ है, 2 जगह पर है, ए पर है और डी पर है। उसके बाद नहीं, बी ए पर देखिए, पहला है ए पर है मार्शल, तो मार्शल ने कल्याण संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की फ्रेंड्स। हम कल्याण संबंधित व्याख्या देखेंगे। तो कल्याण संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की मार्शल ने, तो दूसरे नंबर पर है 2 नंबर का। तो यहाँ आपको समझ में आए, 2 1 3 5 4 इसका जोड़ है। धन संबंधित व्याख्या एडम स्मिथ, कल्याण संबंधित व्याख्या मार्शल, दुर्लभता संबंधित व्याख्या रॉबिन्सन, विकास केंद्रित व्याख्या सैमुअल्सन, आवश्यकता निहित अर्थशास्त्र की व्याख्या प्रोफेसर मेहता। आपको ये याद रखना है दोस्तों। ये पहला प्रश्न आपको आ सकता है, या तो ऐसे भी आ सकता है धन संबंधित व्याख्या किसने दी, तो वो हम आगे देखने वाले, डीप में देखने वाले फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ 2-3 दिन में मिल जाएंगी। आप सिर्फ ये वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, धन प्रधान अर्थशास्त्र की व्याख्या या धन संबंधित व्याख्या लिखा हुआ इधर एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कैन्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले अर्थशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी, कुछ 17वीं सदी 16वीं सदी में लिखी थी। जो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। आगे पढ़ते हैं। इस परिभाषा का पुरस्कार अग्रलिखित अर्थतज्ञ ने दिया है। तो देखिए, ये अर्थतज्ञ के नाम भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि अग्रलिखित में से कौन सा अर्थतज्ञ धन संबंधित अर्थशास्त्र की व्याख्या का पुरस्कार करता है। तो देखिए, एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, जे स्मिल, ओ वॉकर, ये 5 अर्थतज्ञ
आपको 5 अर्थतज्ञ याद रखने हैं। ये पांचों के पांचों अर्थतज्ञ आपके लिए आईएमपी है। आगे देखिए, एडम स्मिथ की व्याख्या। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है। अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भौतिक संपत्ति जो है उसमें वृद्धि करना है। वृद्धि मतलब उसे बढ़ाना अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। अब दूसरी व्याख्या है जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र ये विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। जेबी से ने धन का अध्ययन मतलब संपत्ति का अभ्यास करने वाला शास्त्र कहा है। उसके बाद वॉकर की व्याख्या बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन का अध्ययन करती है। ज्ञान की शाखा, इन्होंने वॉकर ने ज्ञान की शाखा कहा फ्रेंड्स। तो आपको ज्ञान मतलब एक नॉलेज की एक ब्रांच का है। सो आपको ये याद रखना है कि ज्ञान की शाखा वॉकर ने कहा है अर्थशास्त्र को। उसके बाद फ्रेंड्स मिल्स की व्याख्या है अर्थशास्त्र मनुष्य के संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। देखिए, वॉकर ने अपनी व्याख्या से स्पष्ट की है कि उनके अनुसार मनुष्य संबंधित मतलब वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पर उसके साथ साथ वो अधिक बल देते हैं धन को। तो वॉकर की व्याख्या आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी आप बीए, बीकॉम, बीए, बीकॉम या एमए दे रहे हो तो आपको ये व्याख्या पाठ करनी है, याद करनी है, क्योंकि आपका थ्योरी का पेपर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, लेट हो रहा है, पर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके कारण आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, धन संबंधित व्याख्या पर आलोचना या टीका। आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आप बीए, बीकॉम या एमए के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आता है धन संबंधित अर्थशास्त्र की व्याख्या स्पष्ट करके उस पर टीकात्मक परीक्षण करें। सो आपको उसकी टीका याद रखने हैं। देखिए, इस व्याख्या में धन पर अधिक जोर दिया गया है। जो भी धन संबंधित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जी परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है, उन्होंने धन पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने अन्य कारकों पर, अर्थशास्त्र के अन्य कारकों पर ध्यान नहीं दिया। आप ये स्पष्टीकरण कर सकते हो 2 लाइन में। फिर दूसरा टॉपिक है मानव कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। अर्थशास्त्र हमारा मानव कल्याण का अध्ययन भी करता है दोस्तों, कि किस तरह से मानव कल्याण किया जाता है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरा है धन की मर्यादा और मूल्य पर ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, कोई भी राष्ट्र रहा, उस राष्ट्र में धन की मर्यादा होती है और धन का मूल्य भी वस्तुओं के मूल्य में गिना जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और देखिए, 5वां है व्याख्या स्वार्थी स्वरूपी है। डॉक्टर मार्शल ने कहा है दोस्तों, ये धन की जो व्याख्या है वो स्वार्थी स्वरूपी है। कि स्वार्थी मतलब जो व्यक्ति सिर्फ धन को महत्व देता है, मानव को महत्व नहीं देता है, और जहाँ से धन प्राप्ति पे अधिक बल दिया गया है, मानव कल्याण पे नहीं। इसीलिए मानव कल्याण के जो हमारे मानव कल्याण के जो उद्भवता है डॉक्टर मार्शल, इन्होंने इस व्याख्या को स्वार्थी स्वरूपी व्याख्या कहा है। सो दोस्तों, हम इसके प्रश्न देखते हैं। आपको इस हर एक इसमें हर एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे फ्रेंड्स। हर एक टॉपिक के बाद एक ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको याद रहे। जैसे कि देखिए, ये हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है फ्रेंड्स। तो इधर 1 आ चुका है, पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोगों ने। सो देखिए, धन संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो आप भी दे सकते हो फ्रेंड्स इसका उत्तर, एडम स्मिथ। अग्रलिखित में से अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा के विकासकता है, मतलब अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किस किसने विकसित की? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना है
जेबी सेन ने भी विकसित की, वॉकर ने भी विकसित की, सीनियर में भी विकसित की, उसके साथ साथ मिल्स और एडम स्मिथ, ये दो भी है, इन्होंने भी विकसित की। सो ये उपरोक्त में से सभी इसका ऑप्शन है। सो तीसरा है, अग्रलिखित में से अर्थशास्त्र की धन संबंधित व्याख्या के विकास करता है। तो धन संबंधित व्याख्या के विकास करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन है इसमें से विकास करता नहीं? जैसे जेबी से है विकास करता, मिल विकास करता है, वॉकर विकास करता है, मार्शल नहीं है। मार्शल ने खुद इस व्याख्या पर टीकात्मक परीक्षण किया है, तो मार्शल नहीं है। हमारा ऑप्शन आ जाएगा मार्शल। अब देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, एडम स्मिथ की व्याख्या को किसने स्वार्थी दृष्टिकोण कहा? स्वार्थी दृष्टिकोण किसने कहा? तो स्वार्थी दृष्टिकोण डॉक्टर मार्शल ने कहा, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, इसीलिए आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्क्रीनशॉट निकालने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप सिर्फ वीडियो ध्यान से देखिए और बाद में पीडीएफ लेके घर पे आपको पढ़ाई ही करनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप बुक लेके बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ आपको कम में ही पर ज़रूरी मिलेगा। सो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा, तो हमने कहा है अर्थशास्त्र के 5 वर्गीकरण किए गए व्याख्या के, उसमें का दूसरा है कल्याण संबंधित परिभाषा। तो देखो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा सबसे पहले मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इस ग्रंथ में प्रस्तुत की। आपको ग्रंथ भी याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मार्शल आपको याद रखना है। आगे हमने ग्रंथ अलग से लिए है, तो आप उस ग्रंथ में ध्यान से समझ सकोगे। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र, देखिए व्याख्या है, आपको व्याख्या याद रखनी है, जो आप बीए, बीकॉम या एमए के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यवहार का अध्ययन करता है, मतलब जो मनुष्य लेन देन का अध्ययन का व्यवहार करता है उसका अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। और आगे देखिए, यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका विशेष संबंध जीवन के कल्याण अथवा सुख से संबंधित भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम आसपास नहीं क्या उपभोग्य वस्तु का मतलब उपभोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए तोड़जोड़ करते हैं, तो मतलब जिससे हमारा कल्याण हो सके, तो यह हमारे उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो उपभोग्य वस्तु को हम प्राप्ति के वास्ते तोड़जोड़ करते हैं। उन्होंने उस वस्तु को भौतिक वस्तु कहा है। अब देखिए अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित परिभाषा के दोष। सो कल्याण संबंधित जो भी व्याख्या है उसके दोष तो है ही, तो आपको देखना है कल्याण संबंधित परिभाषा के दोष अग्रलिखित है। सो आपको आराम से याद हो जाएंगे कभी आपने व्याख्या पाठ कर ली तो, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या दिया है, उपभोग्य वस्तु पे, भौतिक वस्तुओं पे अधिक जोर दिया गया है और कल्याण पे अधिक जोर दिया गया है, पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कल्याण क्या है, भौतिक वस्तुएं क्या है। देखिए मार्शल ने अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान तक सीमित प्रस्तुत किया, मतलब उन्होंने जो अर्थशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत की वो सिर्फ सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रह गई है। दूसरा, सीमित व्याख्या। सीमित व्याख्या इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये वास्तविकता में लागू नहीं होती है, हर कोई भौतिक वस्तु की तरफ नहीं जाता है, और भौतिक वस्तुएं जैसे आसपास जो सेवन करता है वो इतनी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई आदिवासी रहा जिसको भौतिक वस्तु खरीदी नहीं करना पड़ती है, वो वस्तु व्यवहार करता है। सो ये इस व्याख्या के अंदर नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि हानि है क्या, इन्होंने उसका कल्याण भौतिक वस्तु प्राप्ति किया है, कहा है। आजकल नहीं क्या, जितना भी वस्तुएं मिलती है, जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती है उतनी कम गिरती है, तो हमारा कल्याण कब होता है, जब हमें संतोष मिले, और हमें वहाँ कल्याण ही नहीं मिल रहा हो, मतलब संतोष ही नहीं मिल रहा है, तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा। सो ये स्पष्ट नहीं किया गया, इसलिए ये व्याख्या सीमित है। और देखिए तीसरा, भौतिक संतोष पर
अधिक भर। अब आपको कहा भौतिक संतोष पर अधिक भर दिया गया, पर संतोष ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से ये करेंगे। जितना भी प्राप्त होता है इंसान को संतोष ही नहीं मिलता, वो चाहता है और मिले और मिले और मिले, जितना मिलता है उतना कम गिरता है, तो इसका अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए ये व्याख्या सीमित है। उसके बाद चौथा देखिए, कल्याण का अध्ययन अवास्तविक। कल्याण का अध्ययन अवास्तविक। जिस तरह इन्होंने कल्याण भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को कल्याण कहा है, अवास्तविक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको भौतिक वस्तुएं ही नहीं चाहिए। कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, तो भौतिक वस्तुओं से वो प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। और प्रतिष्ठा सिर्फ एक जैसे कि वो वो प्रतिष्ठा चाहिए, तो प्रतिष्ठा उसकी योग्यता और उसकी विवेकशीलता से भी मिलती है, सो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। पांचवा देखिए, भौतिक साधन प्राप्ति के साधन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे भौतिक वस्तु प्राप्ति के साधन क्या है, मुद्रा, तो मुद्रा पे इस व्याख्या में ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मुद्रा क्या होती है ना, हमेशा सीमित होती है, और मुद्रा जितनी होंगी उसके अनुसार हम भौतिक वस्तुएं खरीदी कर सकते हैं, और वो हमारा जो आय है उसके अनुसार ही हम भौतिक वस्तुएं खरीदी कर सकते हैं, और उसमें हमें संतोष प्राप्ति करना चाहते करना पड़ती है। पर आपको कहा है मैंने, संतोष व्यक्ति को नहीं मिलता है, व्यक्ति को जितना भी मिला उतना कम है। वो चाहे अपनी पूरी आय पूरा उत्पन्न खर्चा कर देता है, पर उसे संतोष मिलता नहीं है, वो सोचता है आने दो। उसके बाद छठा टॉपिक है, भौतिक साधन की मर्यादा पर ध्यान नहीं दिया गया। भौतिक साधन अर्थात जिससे हम भौतिक वस्तुएं खरीदी करने वाले हैं, मैंने आपको कहा कि हम मर्यादित होते हैं, सो उस पर ध्यान नहीं दिया कि मर्यादित है। सो कभी इस पे ध्यान देते तो उनकी व्याख्या अधिक सुस्पष्ट हो सकती थी, अन्य कल्याण को भी स्पष्ट कर सकते थे। देखिए, जो ये टॉपिक है 2, 5 और 6, ये टॉपिक हम रॉबिन्स की व्याख्या में देखेंगे और उसकी भी टीकाएं देखेंगे। देखिए, आ चुके हम रॉबिन्स की व्याख्या पर। इसे कहते हैं सीमितता या दुर्लभता संबंधित व्याख्या। सीमितता या दुर्लभता संबंधित व्याख्या, आपको ये याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ना निकालिए, स्क्रीनशॉट निकालने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलने वाली है। स्क्रीनशॉट से आपका क्या है, गैलरी में पड़ा हुआ रहेगा, अपन पीडीएफ मिली तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके पास पूरा डाटा रहेगा। सो देखिए, सीमितता या दुर्लभता संबंधित व्याख्या। रॉबिन्सन्स ने अपनी पुस्तक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में सीमितता संबंधित अर्थशास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत की। देखिए, जो ये ग्रंथ आपको याद रखना है, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, किसने लिखा, रॉबिन्सन्स ने। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने अपनी बुक में सीमितता संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की। रॉबिन्सन्स की व्याख्या कुछ इस तरह है, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो साध्य मतलब पैसा, या जो हमें प्राप्त करने में मदद कर सकता है, साध्य तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के संबंध के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करवाता है। मतलब सीमित संसाधन मतलब वस्तुएं सीमित है या पैसा सीमित है, जिससे हम प्राप्त करने से जो तड़जोड़ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र है, अर्थात अर्थशास्त्र। आपको व्याख्या याद रखनी है, सिंपल व्याख्या है, याद हो जाएंगे आराम से। सो देखिए, इसमें मैंने कुछ टॉपिक निकाले फ्रेंड्स, जो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानवीय ज़रूरतें उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो ये टॉपिक आपकी अर्थशास्त्र की व्याख्या भी स्पष्ट करते हैं और मानवीय ज़रूरतें उत्पन्न होने के कारण भी स्पष्ट करते हैं। किस लिए, क्योंकि देखिए, इसमें अमर्यादित आवश्यकताएं, मानवीय जो आवश्यकताएं होती है वो अमर्यादित होती है। मानो जितनी भी उसका पूरा होता है, मानो जैसे कोई चीज़ उसको मिली तो उससे बड़ी चीज़ चाहता है। कोई मारुति का मतलब कोई साइकिल खरीदी करता है, तो साइकिल के बाद सोचता है उसे बाइक चाहिए, बाइक खरीदी क्या तो सोचता कार चाहिए। उसी तरह छोटा सा घर खरीदी क्या तो सोचता है बंगलो चाहिए। मतलब ऐसे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती नहीं है कभी भी, वो
अनगिनत आवश्यकताएं होती है, वो अमर्यादित होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मानवीय आवश्यकताएं अमर्यादित है। दूसरा है मर्यादित साधन। वह मर्यादित साधन देखिए मैंने टॉप ब्लॉक में लिखा है आपके लिए। मर्यादित साधन मतलब मुद्रा, जो पैसा होता है वो मर्यादित होता है। तो ये मर्यादित जैसे मुद्रा या कोई भी चीज़ जिससे हम खरीदी करने वाले हैं, हमारी संपत्ति, वो मर्यादित होती है। और तीसरा है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। जो हमारे संसाधन होते हैं उसका वैकल्पिक उपयोग, मतलब मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 5 रुपये है, 5 रुपये में हमें 3 चीज़ें खरीदी करनी है। अब हमारे पास पैसा है, हम कोई भी चीज़ खरीदी कर सकते हैं, या तो ए या तो बी या तो सी, कोई भी चीज़ खरीदी कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे वैकल्पिक हमारे पास ये पैसा है, इसको वैकल्पिक उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, पर हमें कोई भी एक चीज़ खरीदी कर सकते हैं। या तो हमें सभी के दाम एक एक रुपये समझ लीजिए। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये ए को 2 खरीदी कर सकते हैं, एक बी को 2 खरीदी कर सकते हैं, सी को 1 खरीदी कर सकते हैं, या तो ए को 1 खरीदी कर सकते हैं, इनको 2-2 खरीदी कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। इसका वैकल्पिक उपयोग हम कर सकते हैं हमारी मुद्रा का। इसे कहा जाता है वैकल्पिक उपयोग। फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा लोड हो रहा है, फिर भी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, चौथा है चुनाव की समस्या। देखिए, चुनाव की समस्या मैंने आपको कहा किस तरह से चुनाव कर सकते हैं। इस समस्या का हर जैसे कि वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं, या तो कोई भी एक चीज़ को हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 रुपये में हम 5 एक चीज़ खरीदी कर सकते हैं, या तो 5 एक चीज़ खरीदी कर सकते हैं, या तो जैसा वैकल्पिक बतलाया वैसा कर सकते हैं। चुनाव की समस्या, इन 3 कारण हैं, जैसे कि अमर्यादित आवश्यकताएं, मर्यादित संसाधन और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग और चुनाव की समस्या। ये 4 कारणों के कारण आर्थिक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। 4 कारण आपको याद रखने हैं। पर आर्थिक समस्या आपको सीखने को नहीं है शायद, पर हम ले लेंगे आगे। देखिए, अब हमने क्या ले लिया, रॉबिन्सन्स की व्याख्या ली। हमारा टोटल ये चैप्टर ये हो चुका है। आपको व्याख्या याद रखनी है, 4 टॉपिक याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 टॉपिक आपको समझ में आएगा, आगे चल के क्वेश्चन लेंगे हम। अब रॉबिन्सन्स की व्याख्या के दोष देखेंगे। इसके दोष देखिए। फर्स्ट है संकुचित व्याख्या। या ये व्याख्या संकुचित है क्योंकि इसमें सिर्फ आवश्यकताओं के साधन पर बस जोर दिया गया। पर अर्थशास्त्र सिर्फ आवश्यकताएं मतलब ज़रूरतों का शास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र समाज कल्याण का, सरकारी व्यय, सरकारी आय का, वो मानव के अन्य व्यवहार का भी शास्त्र है। मानव किस तरह से व्यवहार करता है इसका भी शास्त्र है, ना कि सिर्फ आवश्यकताओं का। हम वो आगे चल के देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अर्थशास्त्र केवल विज्ञान नहीं है। इन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा है, पर अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। जो एक कला मतलब एक कला भी है, क्योंकि इस कला के अनुसार था एडम स्मिथ, मार्शल या रॉबिन्सन जैसे कलाकार सामने आए। उसके बाद आर्थिक समस्या केवल दुर्लभता से उत्पन्न नहीं होती। जैसे इन्होंने कहा कोई वस्तु की दुर्लभता रही जब भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अमर्यादित साधन रहे तो, दुर्लभता रही तो जब भी समस्या उत्पन्न होती है। पर अनेक कारण हैं जो आर्थिक समस्या उत्पन्न करते हैं। उदाहरण महामारी, या तो जैसे कि अभी देखिए महामारी चली है कोविड-19 की महामारी। अन्य कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे व्यापार चक्र। फिर उसके बाद आर्थिक समस्या के अनेक कारण हैं, और उसके साथ साथ ये जो 4 कारण हैं ये भी है। उसके बाद स्थैतिक दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण है ना स्थैतिक है। जैसे प्रायोगिक दृष्टिकोण रहा, तो प्रायोगिक स्थैतिक दृष्टिकोण के इस तरह से कि इन्होंने कहा साधन असीमित है, मर्यादित वस्तु है, इसीलिए स्थैतिक। पर क्या होता है प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब एक गतिवान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है ना, हर एक सेकंड में बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण कभी भी अमर्यादित साधन नहीं होते हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुएं उपलब्ध होती है। इसीलिए इस दृष्टिकोण को स्थैतिक दृष्टिकोण कहा गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों।
आपके एग्ज़ाम के हिसाब से लेना है। देखिए, अब हमने मार्शल की एडम स्मिथ की व्याख्या ली, मार्शल की व्याख्या ली, रॉबिन्सन्स की व्याख्या ली। एडम स्मिथ की व्याख्या हमने स्पष्ट की, रॉबिन्सन्स की मार्शल की वाले एडम स्मिथ की व्याख्या हमने स्पष्ट की। वो इतना रॉबिन्सन्स के मार्शल की दोनों की व्याख्या में थोड़ा साम्य और भेद भी है। इसके कारण हम इन दोनों की साम्य और भेद देखेंगे। एडम स्मिथ की व्याख्या इन दोनों से सबसे अलग है, इसके आगे व्याख्या को अलग ही रखेंगे, क्योंकि आपको एक प्रश्न आ सकता है, मार्शल और रॉबिन्सन्स की व्याख्या की तुलना कीजिए, तो आपको तुलना आनी चाहिए। सो देखिए, इन दोनों की व्याख्या की तुलना देखेंगे। दोनों ने साधन को महत्व दिया, साधन मतलब पैसा। मार्शल ने इसको धन कहा है, तो रॉबिन्सन ने इसको साधन कहा है। उसके बाद दोनों ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया है, दोनों ने मानव व्यवहार का अध्ययन किया है। सो देखिए, दोनों ने मानव व्यवहार का किस तरह से, इन्होंने दुर्लभता विषय अध्ययन किया है, तो उन्होंने मानव कल्याण का अध्ययन किया है, पर दोनों ही मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उपभोग पर अधिक जोर दिया है, जैसे इन्होंने उपभोग को आवश्यकताएं कहा है, तो उन्होंने भौतिक वस्तु, इन्होंने आवश्यकताओं का उपभोग माना है, तो उन्होंने भौतिक वस्तुओं का उपभोग, मार्शल ने भौतिक वस्तु का उपभोग को माना है। उसके बाद इन दोनों की भिन्नता क्या है, भिन्नता क्या है, मैंने कुछ टॉपिक दिए फ्रेंड्स, आपको टॉपिक याद रखना है, उसका स्पष्टीकरण आपको ही करना है। देखिए, एक कॉलम में मुद्दे है, दूसरे कॉलम में मार्शल का नाम है, तीसरे कॉलम में रॉबिन्सन्स का नाम है। सो देखिए, मुद्दा है विज्ञान, तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा है, तो रॉबिन्सन्स ने इसे मानव विज्ञान कहा है। आपको ये याद रखना है। मुद्दा दूसरा, इस अर्थशास्त्र की व्याख्या का स्वरूप, तो जो इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की वर्गीकरणात्मक है, एक तरह से वर्गीकरण किया इन्होंने अपनी व्याख्या का। सो रॉबिन्सन्स ने अपनी व्याख्या को विश्लेषणात्मक या एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक निबंध की तरह सादी भाषा में प्रस्तुत किया है, एक विश्लेषण किया उस व्याख्या का। फिर वस्तु विषय क्या है दोनों व्याख्या का, तो इसका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, जिन्होंने एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया अपनी व्याख्या में, तो रॉबिन्सन्स ने वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया। आपको ये सिर्फ 4 मुद्दे याद रखने हैं दोस्तों। 4 मुद्दे याद रखने से आपको पूरी की पूरी व्याख्या है, दोनों व्याख्या की तुलना करके आ सकती है। 4 भी नहीं है, 3 ही मुद्दे हैं, ऊपर के 3, ऊपर के 3, नीचे के 3, मतलब 6 मुद्दे। आपको 6 मुद्दे याद रखने हैं। कभी आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, जितने मार्क का क्वेश्चन हो आप पूरे के पूरे मार्क पा सकते हो। इस क्वेश्चन को समझ के आपको एक एक लाइन लिखनी है, सिर्फ एक एक लाइन में आप पा सकते हो। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब इस जो हमने दोनों व्याख्या ली है मार्शल की और रॉबिन्सन्स की, इन दोनों व्याख्या के प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र किसने कहा? अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र किसने कहा? सो मार्शल आपको याद रखना है, मानव कल्याण का शास्त्र अर्थशास्त्र मार्शल ने हमें याद रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा, अर्थशास्त्र को दुर्लभता का शास्त्र किसने कहा? दुर्लभता या सीमितता का शास्त्र रॉबिन्सन्स ने कहा। आपको ये प्रश्न याद, ये क्वेश्चन के आंसर याद रखने हैं दोस्तों। आपका, आप सोच रहे होंगे एक एक मार्क भी किसके नहीं होते हैं, आपको एक एक मार्क पे ध्यान देना है, आपका एक एक मार्क भी बहुत कीमती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7, अग्रलिखित में से, प्रश्न नंबर 7 मतलब वो शुरुआत से हमने जितने प्रश्न लिए ना, उसमें से ये 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न देखिए, अग्रलिखित में से रॉबिन्सन्स की अर्थशास्त्र की व्याख्या के तत्व कौन से हैं? तो रॉबिन्सन्स ने सीमित साधन सही है, असमर्यादित साधन, हाँ, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, उपरोक्त में से सभी। अब दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि देखिए उन्होंने जो मैंने आपको उसके 4 टॉपिक बतलाए थे, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक समस्याओं के कारण, तो वो इसकी रॉबिन्सन्स की व्याख्या के तत्व है। तो आपको 4 तत्व याद रखने हैं, जब ये आपका पक्का हो सकता है उपरोक्त में से सभी।
देखिए प्रश्न नंबर 8, मार्शल की अर्थशास्त्र की व्याख्या के तत्व है। मार्शल की व्याख्या, रॉबिन्सन की व्याख्या के तत्व देखिए। देखिए उसने मानव कल्याण संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की, राइट। भौतिक सुख, हाँ भौतिक सुख को उसने मानव कल्याण बतलाया है, राइट। ये भी है। ए और बी उसके सही ऑप्शन है दोस्तों, ए और बी। अरे ये सी रॉन्ग है, सी बोल रहा डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने, देखिए सही यहाँ दिया है एडम स्मिथ, डॉक्टर मार्शल, रॉबिन्सन, और यहाँ बुक्स के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो देखिए एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी है वो वेल्थ ऑफ नेशन है। सो ए का 2, फिर डॉ मार्शल ने जो बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है एक, और रॉबिन्सन से जो बुक लिखी है वो सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस है। तो इसका सी आंसर आता है, तो सी आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए यहाँ अब हमने इसमें ग्रंथ लिया है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आपको स्पेशली दोस्तों ये कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं कि किसने क्या बुक लिखी, किसने क्या बुक लिखी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब किसने बुक लिखी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पर स्पष्ट ही नहीं आएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन की जानकारी लिखी है, क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की जानकारी लिखी है, क्वेश्चन नहीं आएगा। या मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की जानकारी लिखी है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, किस ईयर में लिखी गई, या तो विकल्प का चुनाव करें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पहला है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन यह ग्रंथ लिखा था। एडम स्मिथ कहाँ थे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड याद रखना है, एडम स्मिथ थे स्कॉटलैंड के। तो उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी। इस ग्रंथ का विस्तारित रूप भी याद रखना है आप लोगों को, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। फुल फॉर्म है इसका, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन का फुल फॉर्म कौन सा है, तो आपको याद रखना है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसका ईयर भी याद रखना है, किसने लिखा है ये भी याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने यह पुस्तक 1890 में लिखी थी। तो आपको याद रखना है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में बुक लिखी थी। उसके बाद है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक के लेखक लियोन रॉबिन्सन सन्स है। इस ग्रंथ को लियोन रॉबिन्सन्स ने 1932 में लिखा था। यह ग्रंथ एक तरह का निबंध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 10, द वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक को कब प्रकाशित किया गया। आपको साल याद रखना है। द वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक को कब प्रकाशित किया, इस बुक को प्रकाशित किया गया 1776 वर्ष में, मतलब ये 16वीं शताब्दी की बुक है। उसके बाद और प्रश्न नंबर 11, द वेल्थ ऑफ नेशन का विस्तारित रूप क्या है। द वेल्थ ऑफ नेशन का मैंने कहा ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो देखिए विस्तारित रूप है इसका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद 12वां प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन ग्रंथ के लेखक कौन, एडम स्मिथ। ये आपको याद रखना है। लास्ट है अब फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 13,
प्रश्न नंबर 13 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है हर एग्जाम में। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, आपको ये याद रखना है। और ये सामान्यतः आप अर्थशास्त्र सीख रहे हो तो आपको पता ही रहना चाहिए है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, पर यहाँ गलती से 15 हो चुका है, वो लिखने में आ चुका है। पर आप देखिए, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने। सेक्शन ए में वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो आपको सही विकल्प चुनना है डॉक्टर मार्शल, एडम स्मिथ और रॉबिन्सन्स। तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने देखिए ABC है दिए हुए इधर। सो ए डॉक्टर मार्शल है, तो डॉक्टर मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी लिखा है। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ एडम स्मिथ ने लिखा है। सो 2 नंबर ये। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखा है, एक राइट है। सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन ने लिखा है, राइट है। अब एक मैं बात एक बात बतलानी है फ्रेंड्स। देखिए एक यहाँ ग्रंथ पे हमारा है, देखिए यहाँ जो ईयर दिया हुआ है, जैसे कि आपको एक कॉलम 2 कॉलम दिए जाएंगे। एक कॉलम में बुक का नाम होगा और दूसरे कॉलम में ईयर, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो ये तीनों बुक के नाम याद रखिए। यहाँ ईयर दिए जाएंगे, इधर बुक के नाम दिए जाएंगे, मतलब बुक के नाम दिए जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है ईयर के। याद रखना ही क्या है, आपको सिंपल है, सिंपल है। आपको ये याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशन 1770, फिर 1700, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। तो 18वीं शताब्दी का याद रखना है, क्योंकि 100 साल का ऑब्जेक्टिव आते हैं, अंतर रहता ही है कभी कभी। तो सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल साइंस तो याद रखना है, 19वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी का है, 1932। ये सिंपल है, ईयर याद रह जाएंगे, आप कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं, अगली वीडियो लेके आपके सामने फिर से आएंगे। सो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कभी आने वाली वीडियो पानी है, सो दोस्तों मैंने आने वाली वीडियो पानी है, या तो कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, सो दोस्तों आपके लिए मैंने अपना नंबर दिया है। मैं आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको कॉल नहीं करना है। द इकोनॉमिक्स लिखना है पहला आपका, और आपका नाम लिखना है। नाम लिख के आप किस शहर से हो लिखना है। जैसे कि आपको फर्स्ट लिखना है, या तो इकोनॉमेटिक, हमारे चैनल का नाम लिखिए, इकोमेट्रिक लिखिए हमारे चैनल का नाम। फिर उसके बाद आपको एंटर मारना है। एंटर के बाद आपका नेम लिखना है, और शहर, सिटी, किस सिटी से हो आप लिखना है, और लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका नंबर हम सेव कर लेंगे। फिर आप मतलब हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हो दोस्तों। सो उसके बाद आप आपके व्हाट्सएप पे जो भी टॉपिक हो आप वो सेंड कीजिए। आपको उसकी टेक्स्ट हम हो सके तो टेक्स्ट अवेलेबल करवाएंगे, या तो उसके ऊपर वीडियो तैयार करके देंगे। कभी वीडियो तैयार करना नहीं होता तो आपको टेक्स्ट तो ज़रूर देंगे दोस्तों। सो आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका सेंड कर लीजिए, उसका आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सो बाय फ्रेंड्स।